हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में गैर संवैधानिक निकाय का ये तीसरा पार्ट है। बहुत जल्द ही हम लोग ये भारतीय संविधान को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग आप मान लीजिए कि 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको 5-6 दिन के अंदर ही जो है साइंस रेगुलर शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है आप लोग देखे होंगे और यहाँ जो प्रश्न कराया जा रहा है वो प्रश्न आप लोग देखिए। प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न रहते हैं। तो यदि आप भविष्य में बिहार दरोगा, एईडीओ, बीएसओ या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए, काफ़ी आपको यहाँ से मदद मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो पहला टॉपिक है ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो गैर संवैधानिक निकाय ये भी है, क्योंकि टॉपिक इसका जो है मेन हेडलाइन है वही है कि गैर संवैधानिक निकाय। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो किया गया था संथानम समिति के सिफारिश पे किया गया था 1964 में। ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति के सिफारिश पे 1964 में किया गया था। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो 1964 में गठित किया गया था तो इसका क्या उद्देश्य था। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सतर्कता मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्क, यहाँ पे जागरूक किया जाता है। एक तरह से मान लीजिए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता आयोग 1964 में बना था। नेक्स्ट देखिए, 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि प्रश्न आपको डीप में आता है आजकल पॉलिटी से, तो फिर आप जो है वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। आपको पूछा गया है कि किस प्रकार गठन किया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा, यानी केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, फिर सतर्कता आयोग का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार किस अध्यादेश के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ ध्यान रखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार किस अध्यादेश के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1998 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को वर्ष 2004 में किस प्रकार की एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया। तो नामित एजेंसी के रूप में। ये ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसको 2004 में एक नामित एजेंसी के रूप में क्या कर दिया, अधिकृत कर दिया। नामित एजेंसी के रूप में इसको अधिकृत किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस वर्ष संसद द्वारा सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया है। सांविधिक निकाय, ध्यान दीजिए, 1998 में जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सांविधिक दे दिया, सांविधिक। तो 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया, सांविधिक 2003 में। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना किस प्रकार की है। तो इसमें जो है सदस्य जो होते हैं, सदस्य बहुसदस्यीय होते हैं, एक से अधिक सदस्य शामिल होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में आप देख लीजिए बहुसदस्य जो होते हैं कौन कौन होते हैं। तो एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं जो अध्यक्ष कहलाते हैं, वह 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिनको अध्यक्ष कहते हैं और 2 से अधिक जो होते हैं सतर्कता आयुक्त होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो एक होते हैं, अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पे किया जाता है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पे बना, गैर संवैधानिक निकाय था। 1998 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लेकिन सांविधिक दर्जा 2003 में इसको फिर से दिया गया। और ये जो है एक नामित संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सीबीसी के अध्यक्ष यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य व
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिस समिति का गठन किया गया उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान रख लीजिएगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा वही होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को किसके द्वारा उनके पद से हटाया जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को किसके द्वारा पद से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है पद से हटाते हैं। राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, हटाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को किस आधार पर उनके पद से हटा सकते हैं? तो दुराचरण व अक्षमता के आधार पे, या तो क्षमता उनका कम हो जाए या फिर दुराचरण, यानी चरण, उसका आचरण जो है वो यदि दुराचरण में परिवर्तित होता है तो फिर हटाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दुराचरण व अक्षमता संबंधी जांच राष्ट्रपति किसके पास भेजता है? तो ये तय कौन करेगा कि इसका आचरण अच्छा नहीं है और अक्षमता है, सक्षम नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय जो है ये तय करते हैं, उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान होते हैं? जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं उनके वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, यानी यूपीएससी के जो होते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष उनके समान होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के। यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य दिया है, इसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका कार्य देखिए क्या क्या है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की देखरेख करना। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की देखरेख करना। अगला देखिए, केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध यदि किया गया है तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम जो है 2002 का के तहत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को जिस कार्य में संदेह हो उस कार्य की सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट जो 2002 में आया था, इसी के तहत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को यदि कोई संदेह होता है तो वो सूचना प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकृत हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के मामलों, केंद्र सरकार के जो मंत्रालयों हैं वो प्राधिकरण है कि सतर्कता प्रशासन पर नज़र रखेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों के जांच से संबंधित मामलों को सीबीआई को निर्देशन देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप, जितने भी कुल मिला के संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय हैं, इस प्रकार के अधिकतर संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास किस न्यायालय के समान शक्ति है? तो दीवानी न्यायालय के समान, इनके पास जो है दीवानी न्यायालय जो होते हैं उनके समान शक्ति होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र किस प्रकार है? ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र जो होता है एक न्यायिक होता है, यानी न्याय दिलाने वाले इसका करैक्टर होता है, यानी ये न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति को ये अपना जो है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक रिपोर्ट जो होता है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये प्रश्न आप कंफ्यूजन मत होइएगा। पहला प्रश्न जो था यहाँ पे, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं, सौंपना, यहाँ अपना रिपोर्ट बना लिया केंद्रीय सतर्कता आयोग ने और राष्ट्रपति को जाकर के सौंप दिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ है कि प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद के जो प्रत्येक सदन होते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो सौंपते हैं किसको? राष्ट्रपति को। अपना रिपोर्ट बना के ले आया, राष्ट्रपति को सौंप दिया कि लीजिए आपको जो इसमें जो करना है देख लीजिए। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत, ये ध्यान रखिएगा।
अब देखिए व्हिसल ब्लोअर किसे कहा जाता है? व्हिसल ब्लोअर किसे कहा जाता है? जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, यानी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जो करता है उसी को कहते हैं व्हिसल ब्लोअर। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यदि एग्जाम में पूछ लेंगे तो यदि जो नहीं पढ़े रहेंगे तो वो आप जान सकते हैं कि क्या करेंगे, वो नहीं बना पाएंगे, बस वो एक तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मान लीजिए कि कठिन प्रश्न पेपर भी बनता है तो वहाँ आप बना पाएंगे। तो व्हिसल ब्लोअर जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसी को व्हिसल ब्लोअर कहते हैं। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है ये 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, यानी अभी अक्टूबर चल रहा है तो आज मान लीजिए कि 12 तारीख है तो 14 दिन के बाद प्रारंभ हो जाएगा। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 नहीं, अभी नया आएगा तो उसको आप ध्यान रखिएगा। व्हिसिल ब्लोअर प्रस्ताव से क्या तात्पर्य है? तो व्हिसिल ब्लोअर प्रस्ताव से तात्पर्य है सार्वजनिक हित, खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव। जो व्हिसिल ब्लोअर होते हैं, व्हिसिल ब्लोअर प्रस्ताव यानी जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, पर्दाफाश करते हैं, उसके सुरक्षा भी इसी में शामिल है। तो सार्वजनिक हित, खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव इसमें कहा गया है। व्हिसिल ब्लोअर किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो ये 2004 में जो है प्रभाव में आया था व्हिसिल ब्लोअर। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग, और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सांविधिक है, और इसी को कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। सांविधिक मतलब गैर संवैधानिक होता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है, इस पर जोर दे करके ध्यान रखिए। सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो 1990 है, इसी के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में किया गया। तो महिला जो है 1990 का एक्ट था और गठन हुआ था 1992 में, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 90 का एक्ट था, 92 में इसका गठन किया गया था। और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कई बार पूछा गया है, श्रीमती जयंती पटनायक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही है, श्रीमती जयंती पटनायक। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है? यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आखिर ये क्यों बनाया गया? तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, यानी महिलाओं को जो है संवैधानिक अधिकार दिलाना, संवैधानिक लाभ दिलाना और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, महिला के हित से जुड़ा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ध्यान रखिए, टोटल 6 सदस्य होते हैं। इसमें महिला आयोग में टोटल 6 सदस्य होते हैं। 1990 का एक्ट था, 92 में बना था। सांविधिक या गैर संवैधानिक निकाय है। जयंती पटनायक प्रथम महिला अध्यक्ष है। महिला के जो है हित से जुड़ा हुआ संस्था है। टोटल 6 मेंबर होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए महिला आयोग को क्या कार्य है और क्या शक्ति दिया गया है। तो जो प्रश्न बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करते हैं उनसे संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना। जो प्रश्न बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करते हैं उनसे संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना, ये कार्य है। आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है यदि वो कुछ मान लीजिए कि बयान देता है जो महिला से के हित से जुड़ा हुआ न हो। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु तो आयोग पारिवारिक लोक अदालतों का गठन कर सकता है। यदि कोई महिला है जिनका मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से मानहानि महिला के रूप में किया गया है तो उसको जो है शीघ्र न्याय के लिए, न्याय प्राप्त करने हेतु यानी न्याय दिलाने के लिए आयोग एक पारिवारिक लोक अदालत गठन कर सकती है। महिलाओं के संबंध में जो भी कानून है उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना। महिला संबंधित कानून का जो है समीक्षा करेंगे और यदि उसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो इसके लिए सुझाव देना भी महिला आयोग का कार्य है। महिलाओं के लिए जो भी संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है उनकी सुरक्षा का उपाय करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना।
नेक्स्ट देखिए, कार्यस्थल पर शोषण उत्पीड़न जैसी शिकायतों की जांच करना ये महिला आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग में किसी एक सदस्य का संबंध होना चाहिए, तो अनुसूचित जाति या जनजाति से। तो ये हम ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 5 जो होते हैं सदस्य, उसमें किसी एक सदस्य का संबंध अनुसूचित जाति या जनजाति, यानी ताकि उस क्षेत्र के जो महिला हैं वहाँ से उनके भी हित का संरक्षण हो सके। अगला देखिए, अध्यक्ष, सदस्य व सचिव का नामांकन किस मंत्रालय द्वारा करते हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो इनका नोडल मंत्रालय है। देखिए, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें का निर्धारण किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके वेतन भत्ते सेवा शर्तें का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, पूछा गया है कि आयोग जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। किस आधार पर केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटा सकती है, तो दिवालिया घोषित हो, अदालत द्वारा मानसिक रूप से अक्षम घोषित हो, आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। यदि मान लीजिए कि आयोग की 3 बैठक हुए हैं और उसमें कोई मेंबर या फिर अध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं 3 लगातार बैठक में, तो उनको जो है पद से हटा दिया जाएगा। दिवालिया घोषित हो गया हो या फिर अदालत द्वारा मानसिक रूप से अक्षम यानी सक्षम नहीं है, फिर भी हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को तब तक पदच्युत नहीं किया जा सकता है, पद से तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक कि उन्हें सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान न किया गया हो। देखिए ध्यान दीजिए कि तब तक पद से नहीं हटा देंगे जब तक सुनवाई का एक उचित अवसर उसको न दिया गया हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको देखना है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का क्रम। तो यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है, श्रीमती जयंती पटनायक जो है 1992 से 1995, 3 वर्ष यहाँ देख लीजिए कार्यकाल रहता है। फिर 95 से 98 मोहिनी गिरी बनी थी, 99 से 2002 श्रीमती विभा पार्थसारथी बनी थी, पूर्णिमा अडवाणी 2 से 5। यहाँ पे आपको ध्यान रखिए 3 साल का जो गैप दिख रहा है ये ध्यान रखिए, 3 साल कार्यकाल, 5 से यहाँ 8 से फिर 11, तो गिरजा व्यास जो है 2 कार्यकाल के रहे थे। और श्रीमती ममता शर्मा 11 से 14, 14 से 17 ललिता कुमार मंगलम और रेखा शर्मा 18 से, अभी प्रेजेंट टाइम में एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक नया जो है आपका आ गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और ये भी एक सांविधिक यानी गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कई बार पूछा गया है किस वर्ष किया गया था, तो ये 2007 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी जो बालक हैं उनके अधिकार से संबंधित है, 2007 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में की गई थी। ध्यान रखिएगा 2005 का अधिनियम था, 7 में गठन किया गया था। थोड़ा स्पीड लग रहा होगा लेकिन मैं रिपीट करते हुए जा रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। देखिए अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय, तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। टोटल मेंबर इसमें 6 सदस्य होते हैं, महिला आयोग में भी टोटल 6 सदस्य होते थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 7 हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 होते हैं, तो अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष लगा लेंगे तो टोटल इसमें 7 सदस्य शामिल होते हैं। और ये 2007 में बना है, 5 का एक्ट था, तो यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है इसका 2007 में गठन किया गया, 7 टोटल सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 6 जो है सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितनी महिलाएं होती है, तो कम से कम 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। कम से कम मतलब समझ सकते हैं कि कम से कम 2 तो हो ही सकता है, 3 भी हो जाए या फिर 4 भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितनी महिलाएं सदस्य होती हैं, तो कम से कम 2 महिलाएं सदस्य होंगी। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार जो है इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में किस आयु वर्ग के सभी बालकों के संरक्षण को समान रूप से महत्व दिया गया है, तो ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है 2007 में बना था, 5 का एक्ट था, टोटल 7 मेंबर होते हैं, 6 सदस्य, एक जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, और इसका जो है यहाँ पे केंद्र सरकार नियुक्त करते हैं। और इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को, बालक को शामिल किया गया है, तो 0 से लेकर के 18 वर्ष
आयु 18 वर्ष के आयु वर्ग के, यानी ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, 0 से 18। ऑप्शन में 0 से 14 देगा तो वो काफ़ी लोग तो जो नहीं भी पढ़े रहेंगे तो वो मार देंगे। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में किस आयु वर्ग के सभी बालकों के संरक्षण को समान रूप से महत्व दिया गया है? तो 0 से 18 ध्यान रखिएगा, 0 से 18। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आयोग के अध्यक्ष कितने वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं? यानी 65 वर्ष तक पद पे बने रह सकते हैं। तो 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। तो इसके बारे में यदि आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो ये क्या है, तो इसको समझिए, 1 मिनट में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो 62 वर्ष उम्र का है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और इनका उम्र मान लीजिए 64 वर्ष है, 64 वर्ष है, तो इनका 1 साल के बाद उम्र कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। तो वो 65 वर्ष के व्यक्ति का उम्र हो गया है, तो 65 वर्ष का हो गया तो वो पद से हट जाएगा, जबकि टोटल वो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अच्छा, कोई व्यक्ति मान लीजिए यही व्यक्ति है 61 वर्ष का था, तब यदि नियुक्त होता तो 3 साल तक रहता, यानी 61 से लेकर के 3 साल तक रहता, यानी 64 वर्ष उम्र तक रहेगा और दोबारा भी बन सकता है। तो 3 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत उम्र यदि 65 वर्ष हो गया, 3 वर्ष नहीं भी कंप्लीट हुआ तो पद से हटा दिया जाएगा, हट जाएगा, ये प्रावधान है। तो 64 वर्ष का है, यदि कोई अध्यक्ष बनता है तो 65 वर्ष 1 साल के बाद हट जाएंगे। यदि वो 60 वर्ष का है तो 3 वर्ष आराम से रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे ये मामला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ दिया गया है। तो इसमें कार्य और शक्ति क्या है? तो बाल अधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उनके प्रति जागरूकता, बालक के अधिकार के लिए शोध करेंगे और जागरूकता करेंगे। आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा आदि से बच्चों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाना। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा करके बच्चों के हितों में उन्हें लागू करना। बच्चों से जुड़े मामलों को देखना और उपचारात्मक उपाय सुझाना। तो बच्चों से जुड़े मामलों को देखेंगे और उसका उपचार के लिए जो सुझाव है वो सुझाव देंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाते हैं। 20 नवंबर को राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 20 नवंबर को ये बाल अधिकार दिवस है। अधिकार का बात आ गया तो ऐसे याद रख लीजिए, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तो 14 नवंबर को यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो 6 दिन के बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे ही कोई बड़ा होता है तो अपना अधिकार मांगने लगता है। तो बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाते हैं। 6 दिन के बाद वो बड़ा हो जाएगा और अपना अधिकार मांगेगा। 20 नवंबर को अधिकार दिवस मना लेंगे। चलिए देखिए, वर्तमान में देख लीजिएगा कौन है ये बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रख लीजिए, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम है 2005 के एक्ट से 7 में बना था। टोटल 7 मेंबर होते हैं और 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के शामिल होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल होता है। बाल अधिकार संरक्षण दिवस 20 नवंबर को मनाते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शांता सिन्हा। शांता सिन्हा प्रथम अध्यक्ष थे, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए एक नया टॉपिक आ गया है, इसको भी देखते हैं। इसमें क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का मतलब है कि जो जिनका संख्या कम है, अल्प है, तो उनके लिए आयोग बनाया गया था। और ये भी एक सांविधिक यानी गैर संवैधानिक निकाय है। इस अधिनियम के तहत ध्यान दीजिए, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया? तो इसके लिए जो अधिनियम आया था 1992 का अधिनियम था। 1992 का अधिनियम था। महिला आयोग के लिए यदि अधिनियम पूछेगा तो 1990 का अधिनियम था और 92 में स्थापना हुआ था। लेकिन ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अधिनियम 1992 का है और ये एक सांविधिक निकाय है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 1993 में। 1992 का ये एक्ट था, 1993 में इसका गठन हुआ था। आयोग की संरचना में कौन कौन से शामिल होते हैं? 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ भी टोटल 7 मेंबर होते हैं, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो 1992 का एक्ट था, 93 में गठन हुआ। गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय है। टोटल 7 मेंबर होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5 मेंबर होते हैं। अब देखिए 1993 ईस्वी में कितने धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि अभी भारत में कितने धार्मिक समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो 1993 में जो है टोटल 5 समुदाय हैं धार्मिक रूप से इसको अल्पसंख्यक घोषित किया गया। जैसे देखिए मुस्लिम, इनका संख्या कम है भारत में तो अल्पसंख्यक माना गया। सिख तो और कम है तो सिख भी अल्पसंख्यक है। ईसाई भी देखिए, ईसाई भी कम है तो ये भी अल्पसंख्यक है। बौद्ध और पारसी भी अल्पसंख्यक हैं। तो 1993 में 5 को दिया गया था। 1993 में 5 को दिया गया था अल्पसंख्यक का दर्जा। ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इसमें जैन शामिल नहीं है। अभी वर्तमान में देखिए, वर्तमान में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त धार्मिक समुदायों की संख्या कितनी हो चुकी है। तो वर्तमान में 6 ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा है और ये छठा जो है जैन समुदाय है। जैन समुदाय ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि छठा धार्मिक समुदाय जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किया तो जैन समुदाय है। इनको 2014 में दिया गया था जैन। तो यहाँ पे JAIN यदि ऐसे आप लिखेंगे जैन तो एन का जो आप रीजनिंग में देखेंगे नंबर आता है तो इसका जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 14 आता है। तो 2014 में जैन को ध्यान रख लीजिएगा। जैन को कब दिया, 2014 में। 1993 में 5 को दिया गया था। जैसे मुस्लिम, ईसाई, पारसी को दिया गया था और सिख को दिया गया था। साथ में जो है आप और देख लीजिए कौन था, बौद्ध भी शामिल था। और 2014 में छठा धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय जैन को शामिल किया गया था 2014 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल इनका भी 3 वर्ष का होता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को केंद्र सरकार आयोग की लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पे पद से हटा देंगे। तो लगातार 3 बैठकों में यदि अनुपस्थित है तो उनको पद से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इनके कार्य और शक्तियाँ क्या है इसको भी देख लेते हैं। संघ व राज्यों के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। जो संघ और राज्य में अल्पसंख्यक हैं उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। आयोग को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार तथा संसद द्वारा पारित कानूनों की निगरानी करना। जो आयोग को संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है और संसद के द्वारा जो दिया गया है इनका निगरानी करना कि मिल रहा है कि केवल दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनके समाधान के लिए उपाय सुझाना। जो अल्पसंख्यक है उनसे कोई भेदभाव ना हो इसका निगरानी रखना और समाधान के लिए उपाय सुझाना। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करनी, यानी उनके अधिकार से वह वंचित हो रहा है तो उसके लिए जो है शिकायत की जांच करेंगे। देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रख लीजिएगा, न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। सरदार अली खान जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हैं इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। ध्यान रखिएगा कैसे याद रखेंगे, तो मुस्लिम भी एक क्या है अल्पसंख्यक समुदाय है तो इसीलिए सरदार अली खान, न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है वो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए कौन सा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय हरित जो है अधिकरण है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब किया गया था, 18 अक्टूबर 2010 को। इसी को कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 18 अक्टूबर 2010 को इसका जो है गठन किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 2010 का अधिनियम था और 10 में ही इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार का निकाय है, तो ये सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज़ जुड़ा हुआ है, सांविधिक यानी गैर संवैधानिक, साथ में अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है और इसका मुख्यालय जो है NGT का नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 4 सहयोगात्मक पीठें कहाँ कहाँ अवस्थित है, तो इसका देखिए एक पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, भोपाल में। तो इसका 4 सहयोगात्मक पीठ है पुणे में, पुणे ध्यान रख लीजिएगा,
कोलकाता में, चेन्नई में, भोपाल में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है? तो कम से कम 10, अधिकतम 20 सदस्य जो न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। तो कम से कम 10 होंगे, अधिकतम जो है इसमें 20 मेंबर होंगे। अब देखिए एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल एनजीटी का 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, एनजीटी का 5 वर्ष होता है। आप लोग सुने होंगे कि एनजीटी के द्वारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा इस राज्य को जो है इतना जुर्माना लगाया गया, इतना जुर्माना लगाया गया, तो इस नदी को प्रदूषित करने के लिए। तो इसी का इसका काम है कि पर्यावरण से संबंधित देखरेख करना। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ध्यान रख लीजिएगा, एनजीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये जो है परामर्श किन से करेंगे? एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार करते हैं। केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा, नियुक्त करने वाले केंद्र सरकार है, परामर्श करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से। एनजीटी अधिकरण की शक्ति व अधिकार क्षेत्र देखिए क्या है। एनजीटी ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण नाम में ही है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो हरित अधिकरण पर्यावरण से संबंधित होगा। एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जिसके अंतर्गत वह सुनवाई कर सकता है, वो खुद अपील सुन सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एनजीटी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एनजीटी द्वारा निर्देशित आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि एनजीटी कोई आदेश देते हैं तो उनके विरुद्ध आप जो है 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो 90 दिन के अंदर ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एनजीटी को कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो को बंद करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, एनजीटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी व तीव्र निस्तारण। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी मामलों का प्रभावी व तीव्र निस्तारण करेंगे। किन 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किन 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया? जो एनजीटी होते हैं इसके तहत सभी आ जाते हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण ऐसे किन 2 महत्वपूर्ण अधिनियम, मतलब 2 ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो पहला है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। न जाने किस किस एग्जाम में ये पूछा गया है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 1972 में आया था, तो इसको बाहर रखा गया। अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, जो अनुसूचित जनजाति होते हैं वो अन्य पारंपरिक वन निवासी होते हैं, ये 2006, इसको भी बाहर रखा गया है। एनजीटी के अधीन प्राप्त मुकदमों का निपटारा कितने समय के अंदर करना अनिवार्य होता है? तो 6 महीने के अंदर जो है इसका निपटारा करना अनिवार्य होता है। वर्तमान में देख लीजिएगा एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। पर्यावरण से संबंधित है एनजीटी, तो पंटा इसके प्रथम अध्यक्ष है, ध्यान रख लीजिएगा। लोकेश्वर सिंह पंटा जो है प्रथम अध्यक्ष थे एनजीटी के, लोकेश्वर सिंह पंटा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पूर्व रूप क्या था? तो इसका पूर्व रूप पहले जो था इसको ग्रीन बेंच कहा जाता था। ग्रीन बेंच, ग्रीन बेंच क्या है? ग्रीन बेंच एक न्यायिक बेंच है जिसके अंतर्गत पर्यावरण व वन संरक्षण से संबंधित विवादों की सुनवाई होती है। ग्रीन बेंच एक न्यायिक बेंच है, इसके अंतर्गत पर्यावरण व वन संरक्षण से संबंधित विवादों की सुनवाई होती है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। नागरिक, पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत जो है नागरिक मामले की सुनवाई कर सकता है। देखिए जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जल 1974 में आया था, ये ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण से एनजीटी जो है पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, नागरिक मामले के। तो ये जल प्रदूषण अधिनियम जो है नागरिक से जुड़ा है, क्योंकि जल प्रदूषित होगा तो नागरिक जो है उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये 1974, ये भी ध्यान रखिएगा। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1974, कई बार पूछा गया है। जल प्रदूषण, ये देखिए जल उपकरण अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, जल उपकर यानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। प्रदूषण चालू
चारों तरफ फैलता है तो 1974। जल उपकर, उपकर है, उपकर यानी उपकर टैक्स से संबंधित बात आ रहा है 1977 में। जल उपकर जल उपकर अधिनियम कब आया, पूछ लेगा, 1977। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम का भी सुनेंगे, यानी ये जो आप नाम सुन रहे हैं इनका सुनवाई कर सकते हैं एनजीटी। लेकिन 2006 वाला जो आया था अनुसूचित ये जनजाति वाला, और ये आपका वन जीव संरक्षण 1972 उसका नहीं कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का है, वन अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण अधिनियम 1986 का है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ये ध्यान रख लीजिएगा 2002। अब एक नया लोकपाल एवं लोकायुक्त ये टॉपिक शुरू हो गया है, इसको जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को यदि देखे हैं, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सभी लोगों का धन्यवाद।